डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिबेट कर रहे थे, बात कर रहे थे, हम रोल के ऊपर बात कर रहे थे, फीमेल के रोल के ऊपर और मेल के रोल के ऊपर। उसमें हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया। हमने ये देखा कि फीमेल जो है वो क्या होती है, इमोशनल होती है ज़्यादा, उसको हम वीक कंसीडर करते हैं। इस वजह से उसको डिसीजन पावर से जो है वो दूर रखा जाता है, फाइनेंशियल मैटर से उसको दूर रखा जाता है। अब हम जेंडर का जो दूसरा एक बेसिक हमारे पास यूनिट है जो मेल है, अब हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की कि मर्द जो है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, जिस्मानी तौर पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जज्बाती तौर पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इस वजह से जो है वो क्या किया जाता है, उसको डिसीजन पावर में उसको एक मेन जो है वो रोल दिया जाता है, जबकि औरत को जो है वो क्या किया जाता है, इससे दूर रखा जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो अब देखें, मतलब हर यूनिट की अगर हम बात करें तो अगर फीमेल जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो अगर हम मर्द की बात करते हैं तो मर्द जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है। ठीक है। औरत बहुत ज़्यादा इमोशनल है और मर्द जो है वो क्या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। तो ये दोनों फैक्टर अगर हम सामने रखें तो हमें ये पता चलता है कि ये दोनों फैक्टर जो है वो क्या है, डिसीजन मेकिंग के लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा ये फ्रूटफुल नहीं है, बल्कि ये दोनों बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, खतरनाक साबित होते हैं। ठीक है। अगर औरत कोई भी फैसला इमोशंस के अंदर जाकर लेती है तो अमूमन हम ये देखते हैं कि वो फैसला जो है वो क्या होता है, पायदार साबित नहीं होता। और इसी तरह से अगर हम ये देखते हैं कि अगर मर्द बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस दिखा रहा है और वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर है, तो इसमें भी क्या होता है कि जो भी वो फैसला लेता है वो भी क्या होता है, पायदार नहीं होता और अमूमन जाके उसके गलत नतीजे जो है वो सामने आते हैं। ठीक है। जैसे हम अगर हम हमारे फैमिली सिस्टम के अंदर बात करें, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर अगर हम देखें या इस्लामिक सोसाइटी की बात करें, तो मर्द जो है वो क्या होता है कि अमूमन हमारे सामने ये बात आती है कि मर्द जो है वो बाद में जब कोर्ट के साथ रुजू कर रहे होते हैं या वो किसी आलिम के पास जा रहे होते हैं फतवे लेने के लिए, तो वो क्या कह रहे होते हैं कि जी मैंने गुस्से में तलाक दे दी। ठीक है। अब मतलब अगर हम इसको मतलब बजाय इसके कि हम इसको किसी इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें या हम इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत देखें, अगर हम इसको बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इसको हम देखें, क्योंकि हम जेंडर स्टडी का सब्जेक्ट जो है वो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्योंकि हम पूरी इंसानियत के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंसानियत को तो कोई मतलब हम उसको किसी स्पेसिफाइड रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहे। तो कहने का मकसद ये है कि क्या मर्द जो है वो अगर वो कहते हैं कि मैंने गुस्से के अंदर जो है वो तलाक दे दी, तो क्या कभी किसी ने किसी को प्यार में भी तलाक दी है? इट मीन कि वो अपनी इस हैबिट से इस हद तक मजबूर है कि वो इसको अपना जो है वो वीक पॉइंट कंसीडर ही नहीं करता। वो कहते हैं कि जी मैंने गुस्से से ये काम कर दिया, बस मुझसे गुस्से में ये काम हो गया। अमूमन मर्द जो है वो क्या करते हैं, मारपीट का मुजाहरा कर देते हैं, औरत को मारते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं और फिर बाद में क्या कहते हैं, वो जी मुझे गुस्सा आ गया था। ठीक है। इट मीन कि ये एक इतना वीक पॉइंट है, इतना एक वीक एलिमेंट है मर्द का कि जिसके ऊपर वो क्या करता है कि कोई भी डिसीजन ले लेता है अपनी अग्रेसिवनेस की वजह से, बजाय इसके कि अगले की बात को वो ध्यान से सुने, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे और उसके ऊपर जो है वो क्या करते हैं, डिसीजन लेने की कोशिश करे। लेकिन वो क्या करता है कि एक अपना गुस्से वाला रद्द-ए-अमल दिखाता है कि जो कि उसकी फितरत के अंदर ही ये चीज़ शामिल है। तो वो अपने उस फितरत के बिहेवियर का जो है वो क्या करेगा, मुजाहिरा करेगा और उसके नतीजे में क्या करेगा, वो अपना भी कोई नुकसान कर बैठेगा और अपनी फैमिली का भी कोई ना कोई नुकसान कर बैठता है। ठीक है। इस तरह से मर्द को एक और बहुत बड़े प्रिविलेज जो है वो क्या कहते हैं, हासिल है। हम क्या कहते हैं कि मर्द जो है वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो कमा के दे रहा है, लिहाजा पूरे के पूरे घर के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, होल्ड करने की जो सलाहियत है वो मर्द के पास ही होनी चाहिए। और हम सारी की सारी डिसीजन पावर्स जो है वो क्या करते हैं, मर्द को दे देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे घर को जो है वो क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है। रोजी रोटी का कफील जो है वो क्या किया जाता है, मर्द को तस्वर किया जाता है। ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर हम उनके रोल्स को अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है। इक्वालिटी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी मतलब जो है वो हम अपनी सोसाइटी के अंदर जब देखते हैं, क्योंकि अभी हम एक मूव की तरफ जा रहे हैं ना, आगे हमने जाके देखना है कि किस तरीके से फिर फेमिनिज्म की मुख्तलिफ किस्म की मूव्स आई और फिर किस तरह से औरत को इक्वालिटी की राइट मिले। और फिर अब तो मतलब हम ये देखते हैं कि औरत और मर्द जो हम क्या करें, बराबर कमा रहे हैं। ठीक है। और बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि औरत जो है वो क्या होती है, मर्द से ज़्यादा कमा रही होती है और वो सोसाइटी के अंदर मर्द से भी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने अपने इसको हमने डिबेट इसके ऊपर नहीं करनी है, बल्कि हमने क्या करना है, इसको सब्जेक्ट वाइज हमने लेके चलना है। तो सब्जेक्ट जो है वो हमें ये चीज़ कह रहा है कि औरत को डिक्लाइन किया जाता है। ठीक है। उसको ये कंसीडर ही नहीं किया जाता कि वो घर की कफील हो सकती है या वो मतलब कमाने वाली हो सकती है या उसकी कमाई से घर चल सकता है। ठीक है। अमूमन ये जो हमारे एक देहाती पर्सपेक्टिव है, इसमें तो ये चीज़ भी इवन कंसीडर की जाती है कि कमाई वाली औरत जो है ना, उसकी रोजी में बरकत नहीं होती है। ठीक है। औरत अगर कमा कर लेकर आ रही है तो उसमें बरकत नहीं है। ठीक है। आप यकीन करें कि ये बिल्कुल जो है ना, वो ना तो ये हमारी सोशल नॉर्म्स के साथ जो है वो ये कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके से रिलेट करता है, ना हमारी फाइनेंशियल नॉर्म्स के साथ ये किसी तरीके से जो है वो रिलेट करता है, और ना हमारी रिलीजियस नॉर्म्स के साथ ये किसी तरीके से रिलेट करता है। मतलब इवन कि अगर आप इस्लामिक सोसाइटी के अंदर देखें तो आप देखते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
क्या थी, वो एक बहुत बड़ी ताजर थी, ठीक है। और इस्लाम को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिली है और सबसे ज़्यादा जो है वो इस्लाम को ग्रोथ करने में, अगर फाइनेंशियली तौर पे अगर किसी का सबसे ज़्यादा हाथ था तो वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दौलत का था, ठीक है। और वो क्या करती थी, वो एक ताजर औरत थी और तिजारत से जो है वो उन्होंने जितना भी माल कमाया उसे उसने इस्लाम को भी फ़ायदा पहुँचाया। और बाकी मतलब उनका वो क्योंकि क्या करती, वो खुद कफील थी, इस वजह से उनके बहुत सारे मुलाजिम भी थे, वो भी उनके पैसे से जो है वो क्या कहते हैं चालू थे। तो हम हरगिज ये नहीं कह सकते कि औरत की कमाई के अंदर बरकत नहीं होती है, ठीक है। ये कुछ खास किस्म के टैग्स हैं और कुछ खास किस्म की मतलब जो है वो बातें इस तरह की कर दी गई हैं और उनको मिथ बना के हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर दिया गया है। और फिर वो क्या बन गई हैं कि मतलब ये हमारी ट्रेडिशंस का और हमारी कस्टम्स का हिस्सा बन गई हैं। हम देखते हैं ना कि कस्टम्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कस्टम किस तरीके से प्रिवेल हुआ है, ये कैसे सोसाइटी ने एक कस्टम को अडॉप्ट कर लिया। तो वो इसी तरह से होता है कि एक बंदे ने एक बात कर दी, फिर उसने वो क्या कहते हैं उस बात को नेक्स्ट जनरेशन तक फैलाया, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन तक गई और एक जनरेशन इस तरह की आती है कि जहाँ पर जाकर हम क्या कर देते हैं, उसको एक लॉ मानना शुरू कर देते हैं और फिर हम उसके ऊपर इतने ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, हम कहते हैं कि बिल्कुल हमने जो है ना वो एक रवायत बन गई है, अब हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो डिपेंडेंसी का फैक्टर है उसको हमने रिलेट कर दिया औरत के साथ कि औरत जो है क्या है, डिपेंडेंट है, मुख्तलिफ मामलों में डिपेंडेंट है, बाजार नहीं जा सकती है, घर से बाहर जो है वो जाकर कोई काम नहीं कर सकती है, वो कमा के नहीं ला सकती है, उसके पास डिसीजन पावर नहीं है। जबकि मर्द को हमने क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट करार दे दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कि कितनी बड़ी नाइंसाफी है, ठीक है, कि जेंडर, ठीक है, हम अगर इसको इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हम ये कहते हैं कि मर्द और औरत जो है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। सोसाइटी के अगर सोशियोलॉजी को हम देखते हैं तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि औरत और मर्द जो है वो क्या है, बराबर है। पॉलिटिकल साइंस में जब हम देखते हैं तो औरत और मर्द के पास वोटिंग की सेम पावर है, वो दोनों का वोट जो है वो क्या होता है, इक्वल कंसीडर होता है। तो इट मीन कि हम उसको पॉलिटिकली भी हम देखते हैं कि वो क्या है, एम्पावर है और वो इक्वल है। लेकिन हमने क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट होने का जो टैग है वो हमने क्या कर दिया, मर्द के साथ जो है वो इन्वेस्ट कर दिया और औरत को हमने हमेशा के लिए जो है वो क्या कर दिया, डिपेंडेंट करार दे दिया, ठीक है। अब उस इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि वो डिसीजन पावर भी सारी की सारी उसके पास है, उसकी मर्जी है, ठीक है, कि वो बाहर से जो भी चीज लेकर आएगा, घर की खातून पे ये फर्ज है कि वो वही चीज पकाएगी। और इसी तरह से मतलब वो बाहर से जो भी चीज कमा के लाता है या वो जिस तरह से भी करता है, जो भी वो डिसीजन लेता है, वो अपने बच्चों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, उनकी पढ़ाई से लेकर उनकी शादी तक जितने भी सारे के सारे डिसीजंस हैं वो क्या है, मर्द के पास है। सिर्फ इस वजह से उसके पास है क्योंकि वो क्या कर रहा है, फाइनेंशियली तौर पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और पैसा जो है वो क्या है, क्योंकि उसके पास है, लिहाजा सारी की सारी पावर्स भी जो है वो हमने क्या कर दी है, मर्द को दे दी है, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है कि दोनों को आपने क्या कर दिया, बजाय इसके कि आप उन दोनों को बराबरी की सतह पर लेकर आते, आपने क्या किया, उनके अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर क्रिएट कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि जंग कहाँ से शुरू होती है, ठीक है, जब दो ग्रुप्स जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और मुख्तलिफ चीजों की उनमें मुख्तलिफ सबसे जो मेन जंग होती है वो क्या होती है, पावर की होती है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमने क्या कर दिया, औरत को मुकम्मल तौर पर पावर लेस कर दिया, सारी की सारी पावर्स हमने उससे छीन ली और जो मर्द को हमने जो है वो क्या कर दिया, उसको हमने पावरफुल कर दिया, ठीक है। सारी की सारी पावर्स जो हमने क्या कर दी, मर्द के अंदर इन्वेस्ट कर दी। तो यहाँ पर क्या हुई, एक डिबेट स्टार्ट होगी कि किस तरीके से हमने क्या करना है, इस जंग को जो है वो हमने क्या करना है, एतदाल पर लेकर आना है। और ताकि हम क्या चाह रहे हैं कि जेंडर के अंदर जो हमारे दो मेन यूनिट है, ठीक है, मर्द हो गया और औरत हो गया, उनको हमने क्या करना है, बराबरी की सतह पर हमने लेकर आना है, ठीक है। यहाँ से एक्चुअल जो है वो हम देखते हैं कि फेमिनिस्ट की जो मूवमेंट्स हैं ये यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अब इस फेमिनिस्ट की मूवमेंट्स का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने मर्द को इतना ज्यादा सप्रेस कर देना है कि औरत उससे बहुत ज्यादा ऊपर आ जाए, ठीक है। हरगिज हम इस चीज की बात नहीं करेंगे, बल्कि अब हम क्या बात करें, जेंडर इक्वालिटी की बात करें कि वो तमाम राइट्स जो मर्द को हासिल हैं वो ही तमाम राइट्स जो है वो क्या हो, औरत को हासिल हो, और दोनों एक फेज पर, ठीक है। क्योंकि खानदान एक यूनिट है, उसमें मर्द भी उसका एक हिस्सा है, औरत भी उसका एक हिस्सा है। मतलब हम एक खानदान तो हम कंसीडर ही नहीं ना कर सकते। मतलब एक शादीशुदा खानदान के अंदर दो ही मेन फैक्टर होते हैं, एक शौहर होता है और एक बीवी होती है, ठीक है, माँ होती है या बाप होता है, ठीक है। तो अगर हम दोनों में से एक को अगर हम अलग कर देंगे तो इट मीन कि हम सोसाइटी की तो फिर हम बात नहीं करें ना, फिर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, ठीक है। तो अब हम क्या करें कि दोनों यूनिट्स को इक्वालिटी के लेवल पर हम लाने की कोशिश करें और फिर इस तरह से हम ये देखते हैं कि कौन कौन से राइट्स जिनसे औरत को इन्फ्रिंज किया गया, जिससे उसको महरूम किया गया, अब हमने क्या कर दिया, मर्द से हम क्या करें, उस पावर को कर्टेल करके वापस औरत की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे जेंडर स्टडी का जो सब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर आगे हमारी जो है वो क्या की है, एक मिथ डेवलप हो गया, हमें यहाँ तक कंप्लीट पता चल गया कि जेंडर स्टडी एक्चुअली है क्या और किस तरीके से फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो है वो सामने आई हैं और फिर हमने किस तरह से औरत को एम्पावर करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।